आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अर्थशास्त्र को शुरू करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स को शुरू करने वाले हैं। अगर आप अर्थशास्त्र का परिभाषा समझना चाहें, अर्थशास्त्र का सिलेबस समझना चाहें कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना होता है, अर्थशास्त्र और इकोनॉमी जिसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इन सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके सिलेबस को। सबसे पहले मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में हम लोग अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है, पॉल सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है, इन सभी चीज़ पे चर्चा करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, अर्थात अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी के भी दो भाग होते हैं, चतुर्थ और पंचम क्षेत्रक, इन सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ मूलभूत अवधारणा में हम लोग कृषि से संबंधित बातें करेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उसको समझेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक में आ जाएंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। उसके बाद हम लोग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को समझेंगे, सरकारी बजट क्या है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसे समझेंगे। हालांकि ये पॉलिटी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 112 केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, तो पॉलिटी का भी यह सेगमेंट है। आर्टिकल 112 से लेकर के आर्टिकल 116, 117 के आसपास तक आपको बजट से संबंधित आर्टिकल दिखते हैं। तो इन आर्टिकल में हम बजट को देखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को इकोनॉमिक्स में सरकारी बजट को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम लोग मुद्रा को समझेंगे, मनी को समझेंगे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग कैसे चलता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। एनपीए, गैर निष्पादन कर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है उसे समझेंगे, विनिमय दर क्या होता है उसे देखने का कोशिश करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत वीवीआई टॉपिक है, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस मार्केट, इकोनॉमिक्स और ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का अर्थशास्त्र, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग एनएफएसए एक्ट 2013 के बारे में बात करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो आया था उस पर बात करेंगे। इसी के थ्रू ना 3 रुपये पर केजी चावल, 2 रुपये पर केजी गेहूं, 1 रुपये पर केजी मोटे अनाज दिया जा रहा है, इन सभी पहलुओं पे बात की जाएगी। उसके बाद हम लोग पीडीएस को समझेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली को समझेंगे, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखेंगे, गरीबी क्या है, पुवर्टी जिसे कहते हैं, बेरोजगारी को देखेंगे, एफपीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को समझेंगे, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स को देखेंगे, कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग को देखेंगे, कृषि सब्सिडी एग्रीकल्चर सब्सिडी, नियोजन जो प्लानिंग होता है, समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उद्योग, औद्योगिकी नीतियाँ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसे कहा जाता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। फिर देखेंगे हम लोग आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। फिर कृषि से संबंधित कुछ टॉपिक आता है, सिंचाई, भंडारण, पशुपालन का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है, आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल देखना चाहें तो हमारे पास टोटल 31 चैप्टर हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में। तो क्या इन 31 चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा? मतलब क्या बिहार एसएससी के एग्जाम में इन 31 चैप्टर से क्वेश्चन टच करेगा? तो ऐसा नहीं है। यह सिलेबस जो है यह यूपीएससी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। किस हिसाब से? यूपीएससी के हिसाब से। लेकिन अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना हो, अगर आपको रेलवे का एग्जाम देना हो, बैंकिंग का एग्जाम देना हो, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से इकोनॉमिक सेगमेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप देखिए राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, सरकारी बजट, मुद्रा, आरबीआई, बैंकिंग, एनपीए, ये सब, विनिमय दर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो आपको 10 टॉपिक दिख रहा है ऊपर में, ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करेंगे ताकि हमारे जो आने वाले एग्जाम है उसमें हम इकोनॉमिक सेगमेंट से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ बेसिक बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा अगर हम लोगों को समझना है
तो सबसे पहले हम लोग एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, एडम स्मिथ। किनका? एडम स्मिथ का नाम याद रखेंगे। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का पिता भी कहा जाता है। किन्हें? एडम स्मिथ को। यही कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में, कब? 1776 ईस्वी में एक बुक प्रकाशित किया था, द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिएगा यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ है द वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ 1776 ईस्वी में एक बुक प्रकाशित किए, द वेल्थ ऑफ नेशन, और इस बुक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। किस चीज का विज्ञान कहा? बोलो बोलो, धन का विज्ञान। अर्थात इकोनॉमिक्स क्या है? मनी ऑफ साइंस है। किन्होंने कहा ऐसा बात? एडम स्मिथ ने। कब? 1776 ईस्वी में। किस पुस्तक के माध्यम से? तो द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में क्या कहा गया है? तो इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और साथ ही साथ इन्होंने पूंजी सृजन पे बल दिया है। किस सृजन पे? पूंजी सृजन पे। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? वेल्थ क्रिएशन पे फोकस किया है। पूंजी सृजन कहने का मतलब है, पूंजी का अर्थ होता है पैसा, सृजन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। अर्थात पैसा को इकट्ठा करने पे फोकस किया गया है। और यह किनके द्वारा बताया गया है? एडम स्मिथ के अनुसार। तो एडम स्मिथ के अनुसार सबसे पहले यह बताइए कि एडम स्मिथ एक किताब को प्रकाशित किए कब? 1776 ईस्वी में। कौन सा किताब का नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाइएगा। आप लोग भी साथ साथ जरूर नोट्स बनाएं। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो देख लीजिए, मूलभूत अवधारणा। चैप्टर का हेडिंग लगाइए, मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें लिखिए सबसे पहले अर्थशास्त्र का परिभाषा। किन के अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। लिख लीजिए आप लोग भी, अर्थशास्त्र का परिभाषा एडम स्मिथ के अनुसार। सबसे पहले हम लोग एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का परिभाषा समझ रहे हैं। बोलिए, साथ साथ बोलिए आप लोग भी। एडम स्मिथ ने एक बुक प्रकाशित किया, कौन सा? बोलो बोलो, द वेल्थ ऑफ नेशन। कब? 1776 में। और इस किताब में क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किस चीज का विज्ञान है? धन का विज्ञान है, मनी ऑफ साइंस है। साथ ही साथ इन्होंने पूंजी सृजन पर, वेल्थ क्रिएशन पर बल दिया है। और इनके अनुसार अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा होगा? तो एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुड्स एंड सर्विस। वस्तु और सेवा क्या है? इस पॉइंट को आप लोग बस ध्यान में रखिए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, वस्तु और सेवा पे। बस अभी ध्यान में रखिए कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता। जब हम वस्तु और सेवा से संबंधित उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात और निर्यात से संबंधित प्रक्रिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल करो, एडम स्मिथ ने 1776 में कौन सा बुक प्रकाशित किया है? द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा? धन का विज्ञान, मनी ऑफ साइंस। साथ ही साथ इन्होंने किस चीज पे फोकस किया है? पूंजी सृजन पे, वेल्थ क्रिएशन पे, पैसा को इकट्ठा करने पे। इनके अनुसार अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा हुआ? तो अर्थशास्त्र वह विषय है जहां किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि क्रियाओं से संबंधित हम क्या करते हूं? अध्ययन करते हूं। मतलब हम जब पढ़ेंगे ये सब चीज के बारे में तो क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र। और जब यही क्रियाएं वास्तविक रूप में अर्थात फिजिकल तौर पे होने लगेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो अर्थशास्त्र का परिभाषा देखे हैं एडम स्मिथ के अनुसार। इन्होंने 1776 में एक बुक को निकाला, द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया और साथ ही साथ पूंजी सृजन, वेल्थ क्रिएशन पे फोकस किया गया है, बल दिया गया है एडम स्मिथ के अनुसार। इनके अनुसार क्या परिभाषा हो रहा है? तो अर्थशास्त्र वह विषय है जहां किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि से संबंधित प्रक्रियाओं का जब हम अध्ययन करेंगे, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो वही चीज क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। लेकिन
जब ये प्रक्रियाएं उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात, वितरण जब वास्तविक रूप में मतलब फिजिकली तौर पर होने लगे, जमीनी तौर पर ये क्रियाएं होने लगे, तो उसे ही कहा जाता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये परिभाषा हम एडम स्मिथ के अनुसार समझ रहे हैं। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था हमारा, वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा किसे कहेंगे भाई साहब? क्योंकि एडम स्मिथ ने अपने परिभाषा में कहा कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग करें, वितरण करें, आयात कीजिए या निर्यात कीजिए, इससे संबंधित प्रक्रियाओं का जब आप अध्ययन कीजिएगा तो क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। लेकिन वस्तु और सेवा क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि वस्तु और सेवा क्या है। जब हम वस्तु और सेवा को जानेंगे तब ना हम उसका उत्पादन करेंगे, उपभोग करेंगे, वितरण करेंगे, आयात करेंगे और निर्यात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए वस्तु और सेवा, गुड्स और सर्विस किसे कहते हैं। तो गुड्स किसे कहेंगे, सर्विस किसे कहेंगे, देखते हैं इसे। वस्तु और सेवा के लिए दो कंडीशन है। मतलब अगर कोई वस्तु होगा उसे हमें पहचानना है कि यह वस्तु है या सेवा है। इसे पहचानने के लिए दो कंडीशन है, दो शर्त है। पहला, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई वस्तु किसे कहेंगे, तो वस्तु होने के लिए दो कंडीशन होगा। पहला, वह दृश्य हो, मतलब विजिबल हो, जो हमें दिखाई पड़ता हो, साथ ही साथ उसका बाजार मूल्य हो, मार्केट में उसका कोई ना कोई क्या हो, प्राइस हो, कीमत हो उसका बाजार में, उसे क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। जैसे अपने आसपास जो आप रूम में हैं उस रूम का फैन देख लो, हमको दृश्य है, दिख रहा है, बाजार में इस फैन की कीमत है, तो क्या हो जाएगा? वस्तु। और उदाहरण बोलो, जैसे आप कोचिंग में पढ़ने जाते हो तो वहां दिखता है बेंच, आप अपने घर में हो तो वहां आपको दिखेगा लाइट यानी बल्ब। तो बाजार में इसका कीमत है बल्ब का और वो दिख भी रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे, सेवा कहेंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहला बोलिए यह दृश्य हो, दूसरा बोलिए यह बाजार में इसका कीमत हो। फिर से बोलिए, वस्तु यानी गुड्स होने के लिए कितने शर्त हैं, कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन। पहला, वो विजिबल होना चाहिए, हमें दिखाई पड़ना चाहिए, साथ ही साथ बाजार में उसका कीमत हो, मार्केट में उसका प्राइस हो। जैसे पंखा, बेंच, बल्ब, टीवी, मोबाइल, जो आप हेडफोन यूज करते हो उसे देख लो, पानी का बोतल इत्यादि, है ना। इन सभी टर्म को आप ध्यान में रखिएगा कि उसे हम क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। अर्थात वस्तु को होने के लिए दो शर्त रखा गया, पहला वह दृश्य हो और दूसरा उसका बाजार में कीमत हो। वहीं अगर सर्विस की बात की जाए, सेवा की बात की जाए कि सेवा किसे कहेंगे, तो इसके लिए भी हम दो कंडीशन रखे हैं कि सेवा को आप कैसे पहचानिएगा कि यह सेवा है। तो सबसे पहले यह अदृश्य हो, जो हमें दिखाई ना पड़ता हो, लेकिन इसका भी बाजार में क्या हो? कीमत हो, बाजार मूल्य हो, मार्केट में क्या हो? प्राइस हो। जैसे आप देखिए श्रमिक, श्रमिक जो खेत में काम करते हैं, क्या वो हमको दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, वो अपने खेत में सेवा दे रहे हैं और उत्पादन करके वह धान को, चावल को, गेहूं को मार्केट में बेच रहे हैं। तो मार्केट में उसका कीमत तो मिल रहा है, लेकिन यह सेवा हमें दिखाई नहीं देता है। तो श्रमिक क्या होंगे? वस्तु या सेवा? तो सेवा में शामिल करेंगे। और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लिया जाए आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, एक कंपनी चला रहे हो, और इस फैक्ट्री के लिए आपने एक घर को रेंट पर ले रखा हो। तो यार रेंट भी क्या है? सेवा देने का काम कर रहा है। या जो घर है जिसका आप रेंट चुका रहे हैं, वह घर भी आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। और उस फैक्ट्री में जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आप उत्पादन कर रहे हैं, उसका बाजार में क्या होगा? कीमत होगा। तो हमको बाजार मूल्य मिल रहा है, लेकिन जो हमारा घर है वह रेंट पे है, तो वह हमें सेवा दे रहा है, लेकिन वह रेंट हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम एज ए कस्टमर सोच रहे हैं हमें वह रेंट दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वह क्या होगा? सर्विस होगा, सेवा होगा। तो ध्यान में रखिएगा, वस्तु और सेवा किसे कहेंगे? तो वस्तु के लिए दो शर्त है, सबसे पहला वह दृश्य हो और दूसरा उसका बाजार में कीमत हो। सर्विस किसे कहेंगे? जो अदृश्य हो, लेकिन इसका भी बाजार में क्या हो? कीमत हो, बाजार में इसका भी मूल्य होना चाहिए। जैसे श्रमिक, रेंट इत्यादि इत्यादि। तो बताइए अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र का परिभाषा समझ रहे हैं एडम स्मिथ के अनुसार। इन्होंने 1776 में क्या किया? फिर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, हम सब सुन रहे हैं, आप बोलते जाओ। 1776 में इन्होंने क्या किया? एक बुक प्रकाशित किया। कौन सा? द वेल्थ ऑफ नेशन। फिर से बोलो, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में इन्होंने क्या कहा? तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। फिर से बोलो, क्या कहा है? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, मनी ऑफ साइंस कहा है।
साथ ही साथ किस चीज पे बल दिया है इन्होंने, तो पूंजी सृजन पे, पूंजी को इकट्ठा करने पे फोकस किया गया। किनके द्वारा? एडम स्मिथ के अनुसार। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके अनुसार परिभाषा निकल के आया था कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि से संबंधित प्रक्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला है, वस्तु और सेवा। वस्तु के लिए दो कंडीशन है, सबसे पहला वह दृश्य हो, विजिबल होना चाहिए, और बाजार में उसका मूल्य होना चाहिए। सर्विस के लिए भी दो कंडीशन होगा, पहला वह अदृश्य हो, नॉन विजिबल हो, जिसे हम देख ना सके, और दूसरा बाजार में उसका कीमत हो, जैसे श्रमिक और फैक्ट्री। तो एडम स्मिथ के अनुसार हम लोग अर्थशास्त्र का परिभाषा समझ चुके हैं। अब आइए थोड़ा देखते हैं रॉबिन्स महोदय के अनुसार इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा है। ये देख लीजिए, रॉबिन्स हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को कैसे डिफाइन किया है, कैसे परिभाषित किया है। रॉबिन्स को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक नाम याद रखिएगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। अभी हम लोग देखें कि एडम स्मिथ साहब अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है और धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। वहीं अगर हम बात करें तो जॉन मार्शल ने अर्थशास्त्र को लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के रूप में परिभाषित किया है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से धन का विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को किसने परिभाषित किया? एडम स्मिथ, जॉन मार्शल, रॉबिन्स, पॉल सैमुएल्सन। तो कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया है, पब्लिक वेलफेयर के रूप में परिभाषित किया गया है? तो कौन हो जाएंगे? जॉन मार्शल। अब आइए देखते हैं रॉबिन्स के बारे में। रॉबिन्स महोदय ने, आप देख लीजिए इनका नाम क्या है, रॉबिन्स महोदय ने अर्थशास्त्र को सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया है। किस रूप में परिभाषित किया है? सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया है। मतलब क्या है? रॉबिन्स महोदय कहते हैं अर्थशास्त्र वह सीमित साधन है जहां व्यक्ति के पास साधन क्या हो? सीमित हो, लेकिन वह अपनी सीमित साधन से असीमित इच्छाएं, क्योंकि लोगों के पास अनंत इच्छाएं होती हैं, असीमित इच्छाएं को पूरा करते हो और इन असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे वैकल्पिक स्रोत को अपनाते हो। इसे ही क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। मुझे पता है कि यह परिभाषा समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा, फिर से समझिए। रॉबिन्स महोदय के अनुसार अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया गया है? सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया गया है। सबसे पहला यहीं से क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, धन का विज्ञान किसके रूप में परिभाषित किया गया है? किनके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। लोक कल्याण के रूप में अर्थशास्त्र को किसने परिभाषित किया? जॉन मार्शल ने। सीमित साधन के रूप में अर्थशास्त्र को किसने परिभाषित किया? तो रॉबिन्स महोदय ने। किन्होंने? रॉबिन्स ने। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, अगर किसी व्यक्ति के पास, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है। उसके पास साधन क्या है? सीमित है, लेकिन वह इस 100 रुपये से असीमित इच्छाओं को पूरा कर लेता हो और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह वैकल्पिक स्रोत का खोज करता हो, एक नया रास्ता का खोज करता हो। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे समझिए, मान लिया जाए कि मेरे पास पैसा कितना हो? 100 रुपया हो। तो 100 रुपया क्या है? हमारा सीमित साधन। और मान लिया जाए इस 100 रुपया से हमारी अनेक इच्छाएं हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम फिल्म देखें। क्या करें? फिल्म देखें। फिल्म देखने के लिए गए और मान लिया जाए कि इस फिल्म के टिकट का कीमत है कितना? 50 रुपया। कितना? 50 रुपया। अच्छा वाला सीट ले रहे हैं, सपोज मान लिया जाए कितना रुपया है? 50 रुपया। फिल्म देखने गए। हो सकता है कि आप किसी के साथ में फिल्म देखने जा रहे हो। अब आप अपने ऊपर डिपेंड रखिएगा कि आप किसके साथ जा रहे हो। सपोज मान लिया जाए कि हम गए मूवी देखने, हम अकेले ही गए भाई साहब, हम किसी को लेके नहीं गए, हम अकेले गए, फिल्म देखे कि भाई अच्छा टिकट का कीमत कितना है? 50 रुपया। और हमको पॉपकॉर्न खाने का दिल हुआ। मान लिया जाए कितना खर्च हो रहा है यहाँ पे? 30 रुपया। सपोज मान लिया जाए कि हमको पानी पीने का इच्छा हुआ तो हम बिस्लेरी बोतल खरीदें। कितना का? 20 रुपया का। मान लिया जाए कि हम गए होंगे मूवी देखने, तो कहीं ना कहीं हम ट्रैवल किए होंगे, तो मान लिया जाए कि यात्रा में हमारा खर्च हो रहा है कितना? तो 40 रुपया। जब हम घर लौट रहे थे तो अपने बच्चे के लिए या अपने भाई बहन के लिए सपोज हम लोगों को टॉफी खरीदना हो, चॉकलेट खरीदना हो, तो उसमें मान लिया जाए कितना रुपया खर्च हो रहा है? 20 रुपया। कितना रुपया? 20 रुपया। अब देखिए तो सीमित साधन कितना है हमारे पास? सीमित साधन के रूप में 100 रुपया। इच्छाएं कितनी है? अनंत। जैसे
फिल्म देखने के लिए 50, पॉपकॉर्न खाने में 30 रुपया, बिस्लरी पानी का बोतल में 20 रुपया, यात्रा करने में 40 रुपया और बच्चे के चॉकलेट में 20 रुपया। टोटल देखिए तो कितना हो गया, 50, 30, 80, 100, 140, 160, कितना 160। सही जोड़ रहा हूं ना मैं, 160। तो सीमित साधन कितना है, 100 रुपया। ये 160 क्या हो गई हमारी, असीमित इच्छाएं। ये 160 रुपया क्या हो गया, असीमित इच्छाएं। लेकिन रॉबिन्स क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां सीमित साधन से हम अपनी असीमित इच्छाओं को, ये इच्छाओं को जो फिल्म देखना है, पॉपकॉर्न खाना है, बिस्लरी का पानी खरीदना है, यात्रा भी करना है, चॉकलेट भी खरीदना है बच्चों के लिए, इन सभी चीज को पूरा करते हो। लेकिन इन सभी चीज को पूरा करने के लिए हम एक वैकल्पिक स्रोत का खोज करते हो। किस स्रोत का, वैकल्पिक स्रोत का। जैसे समझिए, मान लिया जाए कि हम मूवी देखने गए और फिल्म के टिकट का कीमत कितना है, 50 रुपया। हम क्या किए कि आगे वाली टिकट ले लिए। आपको पता होगा जब आप हॉल में जाते होंगे तो आगे वाली सीट थोड़ा कम पैसे में मिल जाती है। तो सपोज आगे वाली सीट लिए और मेरा खर्च हुआ कितना रुपया, 30 रुपया। पॉपकॉर्न खाने की जगह हम 1-2 समोसा खा लिए, यहां से हम कितना रुपया बचा ले रहे हैं, 20 रुपया। पानी की बिस्लरी बोतल खरीदना हो, सपोज ये जरूरी आइटम है, इसको कर लिए। यात्रा करने के दौरान हम कुछ बस, ऑटो या फिर कुछ अदर चीज आप ले सकते हो। साथ ही साथ कुछ पैसे को सेव करने के लिए क्या हम पैदल भी तो चल सकते हैं ना। तो सपोज यहां से हम 20 रुपया बचा लेते हैं और बच्चों को हम ठग देते हैं। 20 रुपया के चॉकलेट की जगह हम 10 रुपया का ही ले जाते हैं। जोड़िए तो कितना हुआ, 30, 20 50, 20 70, 10 80, 10 90 रुपया। फिर से बोलिए, मूवी देखने में कितना रुपया खर्च हो रहा था, 50 रुपया। लेकिन हम आगे वाली टिकट खरीद लिए, कितना रुपया का बचत किए, 20 रुपया। पॉपकॉर्न खाने की जगह समोसा खा लिए, यहां से हम कितने रुपए का बचत किए हैं, 10 रुपए का। पानी का बिस्लरी हम यूं ही रख लिए, ये जरूरी चीज है। यात्रा में हम बस के साथ साथ कुछ दूरी के लिए पैदल भी चल लिए, जिससे हमारा 20 रुपया बच गया। ऐसा आप लोग आम जीवन में करते होंगे। इस एग्जाम्पल को अपने जीवन से जोड़ के देखिए। बच्चे को चॉकलेट कितना का लेना था, 20 रुपया, लेकिन लिए कितना का, 10 रुपए का। अब टोटल जोड़िए, 30 10 40, 20 60, 20 80, 10 90। सीमित साधन कितना था, 100। असीमित इच्छाएं कितनी थी, 160। लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम एक वैकल्पिक स्रोत का खोज किए और वैकल्पिक स्रोत को खोज करके यहां से भी हम 10 रुपए का बचत कर लेते हैं। और यही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर से समझिए, रॉबिन्स महोदय ने क्या कहा कि आपके पास साधन क्या हो, सीमित हो, लेकिन आपकी इच्छाएं जो 160 रुपए की है, आपकी इच्छाएं क्या हो, असीमित हो। लेकिन इन असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब आप वैकल्पिक स्रोत का खोज कर लेते हैं तो यही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा देखें और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, धन का विज्ञान कहा है। वहीं अगर हम लोग जॉन मार्शल के बारे में देखें तो जॉन मार्शल ने अर्थशास्त्र को पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। वहीं अगर हम लोग रॉबिन्स महोदय के बारे में चर्चा किए तो रॉबिन्स महोदय ने अर्थशास्त्र को सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया है। किस साधन के रूप में, सीमित साधन के रूप में। और इस सीमित साधन से हम अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करते हैं और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, वैकल्पिक स्रोत का खोज करते हैं। जैसे 100 रुपया सीमित साधन था, 160 रुपया हमको मस्ती में खर्च हो रहा था, लेकिन एक वैकल्पिक स्रोत को खोज किए और 90 रुपया में पूरा मामला निपटा दिए और 10 रुपया यहां से बचा भी लिए। यही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब एक व्यक्ति और हैं और आज की क्लास बस यहीं पे स्टॉप करेंगे, लेकिन एक थोड़ा चीज और समझ लीजिए। एक व्यक्ति और हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, पॉल सैमुएल्सन। क्या कहेंगे, पॉल सैमुएल्सन। इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक क्या है तो एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। लेकिन पूछे फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स मतलब आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो पॉल सैमुएल्सन। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है तो इन्हें इसलिए कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर इसलिए इन्हें कहा जाएगा क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है कि, पहले थोड़ा सा याद कीजिए, अभी हम लोग पढ़े थे एडम स्मिथ के अनुसार कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि से संबंधित प्रक्रियाओं का क्या करते हो, अध्ययन करते हो। इसी में बस 2-3 शब्द आप जोड़ लीजिएगा तो पॉल सैमुएल्सन का परिभाषा निकल जाएगा। ये क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात
इत्यादि करते समय जब हम वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हो, जब हम वर्तमान मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हो, उसे ही क्या कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। इनके अनुसार कहा गया कि जब आप वर्तमान और भविष्य की चिंता किए बगैर आप किसी चीज का उत्पादन कर लीजिए, आप खेत में धान का उत्पादन करते हो और भविष्य का चिंता किए बगैर आप लगातार उसमें उर्वरक का छिड़काव कर रहे हो, आप बिना भविष्य का चिंता किए हुए कोयले का दुरुपयोग कर रहे हो, प्राकृतिक गैस का दोहन कर रहे हो, आप अगर बायोफ्यूल का दोहन कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारा जो जनरेशन है, जो हमारा भविष्य है, उसको कहीं ना कहीं कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पॉल सैमुएल्सन कहे कि जब आप किसी भी चीज का उत्पादन कीजिए, उपभोग कीजिए, आयात कीजिए, निर्यात कीजिए, वितरण कीजिए, उस समय आप वर्तमान और भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखिए। जिससे क्या होगा? हमारा वर्तमान भी सुरक्षित होगा और भविष्य भी सुरक्षित होगा। और इसीलिए अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक के रूप में हम लोग इनको जानते हैं, पॉल सैमुएल्सन को जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पॉल सैमुएल्सन को अर्थशास्त्र का आधुनिक जनक कहा जाता है। और इनके अनुसार क्या है परिभाषा? तो अर्थशास्त्र वह विषय है जहां किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि क्रियाओं को करते समय जब हम वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हो, जिससे हमारा वर्तमान भी सुरक्षित रहे और भविष्य भी सुरक्षित रहे, इसे ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आइए अब क्लास हम लोग ऑफ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करके। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े आज के क्लास में? सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग समझे हैं एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है। इन्होंने 1776 में, कब? बोलो बोलो, 1776 कौन सा किताब निकाला है? द वेल्थ ऑफ नेशन। आप लोग भी साथ साथ बोलते चलो। इस बुक में उन्होंने क्या कहा? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मनी ऑफ साइंस है। और इन्होंने किस चीज पर बल दिया है? पूंजी सृजन पे, वेल्थ क्रिएशन पे। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस। वस्तु के लिए दो शर्त था, यह दृश्य हो और इसका बाजार में क्या हो? मूल्य हो। जैसे कॉपी, कलम, पेन, फैन इत्यादि। सेवा के लिए भी दो शर्त है, अदृश्य हो और बाजार में इसका भी क्या हो? मूल्य हो, बाजार में इसका भी कीमत हो। जैसे श्रमिक और रेंट। उसके बाद हम लोग देखें जॉन मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया है। किस रूप में परिभाषित किया गया है? लोक कल्याण के रूप में। रॉबिन्स के अनुसार सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया गया, जहां पे हम लोग अपनी असीमित इच्छाएं को, अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक स्रोत का क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे थे। ये किनके अनुसार है? रॉबिन्स के अनुसार है। फिर हम लोग पढ़े पॉल सैमुएल्सन, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जा रहा है। इनके अनुसार क्या परिभाषा निकला? तो ये वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हुए वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात और निर्यात से संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा समझे हैं, चार व्यक्ति के नाम से। सबसे पहला एडम स्मिथ, उसके अनुसार जॉन मार्शल हम लोग देखे, फिर रॉबिन्स महोदय को समझे, फिर पॉल सैमुएल्सन को देखे। अगली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं? तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोग रिवीजन करके आइएगा। अगले क्लास में फिर से हम लोग इकोनॉमिक्स को बेसिक लेवल से बहुत अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए और जल्दी से जल्दी